गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स नो इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 10th का जो है पिनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2 है। यह दूसरी बुक है 10वीं क्लास का बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो है ना पढ़ी जाने वाली यह दूसरी बुक है पिनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2। इसके आज हम लोग सेकेंड लेसन को हम लोग जो है पढ़ेंगे। सेकेंड लेसन जो दिया हुआ है आपके बुक में एलर्जी के पार्ट 1 को हम लोगों ने मतलब यहाँ तक पार्ट 1 में देख लिया था और आज हम लोग जो है इसको मतलब इसके बाद वाले पार्ट को देखेंगे एलर्जी। यह हम पार्ट 2 इसको बना देंगे। तो इसको देखा जाए क्या कहा जा रहा है। बिहार बोर्ड के अंतर्गत पढ़ा जाने वाला यह बुक है क्लास 10th के लिए। तो कहा जा रहा है आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलर्जी। आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलर्जी कहा जा रहा है आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलर्जी हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम द डिस्कवरी इन 1967 ऑफ ए प्रीवियसली अननोन एंटीबॉडी। क्या कहा जा रहा है? आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो मूल जानकारी है ऑफ एलर्जी के बारे में, एलर्जी को लेकर के हमारी जो असल जानकारी है हैज़ इवॉल्व्ड वह विकसित हुई है फ्रॉम द डिस्कवरी इन 1967। 1967 ईस्वी में एक खोज हुई थी। उस खोज के कारण एलर्जी के संबंध में हमारी जो जानकारी है उसमें इवॉल्व्ड हुआ है, उसमें इजाफा हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है। अब यह खोज क्या हुआ है 1967 में जो खोज हुआ वह क्या हुआ? प्रीवियसली अननोन एंटीबॉडी है ना, प्रीवियसली अननोन एंटीबॉडी यानी कि 1967 ईस्वी में एक एंटीबॉडी की खोज हुई थी। 1967 ईस्वी में एंटीबॉडी की खोज हुई थी जिसे प्रीवियसली पूर्व में अननोन समझा जाता था, माना जाता था, अज्ञात माना जाता था, है ना। तो 1967 ईस्वी में एक ऐसी एंटीबॉडी की खोज हुई और उस खोज ने एलर्जी के संबंध में हम जो ज्ञान रखते हैं हमारे ज्ञान को इसने क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। किस चीज़ ने? उस खोज ने। और किस चीज़ की खोज हुई थी? तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जी हाँ, इसे संक्षेप में IgE कहते हैं। तो 1967 ईस्वी में इम्यूनोग्लोबुलिन ई की खोज हुई थी जिसे संक्षेप में कहा जाता है IgE बाय साइंटिस्ट इन उपसला एंड बाल्टीमोर। यानी बाल्टीमोर और उपसला के साइंटिस्ट के द्वारा, है ना। देखिए बाल्टीमोर जो है USA में है और उपसला जो है स्वीडन में है। तो बाल्टीमोर और उपसला के साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा इम्यूनोग्लोबुलिन ई की जो खोज हुई, उस खोज के कारण एलर्जी के संबंध में हमारी जो जानकारी है उस जानकारी में जो है ना इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, यह कहा जा रहा है। आगे सुना जाए। The most significant property of IgE antibodies is that they can be specific for hundreds of different allergens। एलर्जेंस होता है वह चीज़ जिससे हमें एलर्जी होती है। तो कहा जा रहा है द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है विशिष्ट गुण, है ना। सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी मतलब होता है विशिष्ट गुण। तो वह विशिष्ट गुण ऑफ IgE एंटीबॉडी, या जो 1967 ईस्वी में जो खोज हुआ था ना इम्यूनोग्लोबुलिन ई की जो खोज हुई थी, तो कहा जा रहा है कि IgE जो एंटीबॉडीज़ है, तो IgE नामक जो एंटीबॉडीज है इसका सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी, इसका महत्वपूर्ण गुण जो है ना इज़ दैट यह है कि दे कैन बी स्पेसिफिक फॉर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एलर्जेंस। यानी सैकड़ों विभिन्न एलर्जी फैलाने वाले चीज़ों के लिए यह स्पेसिफिक हो सकती है या विशिष्ट हो सकती है। कंटिन्यूड रिसर्च हैज़ सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड आवर नॉलेज, है ना। कंटिन्यूड रिसर्च, लगातार खोज ने हैज़ सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से एडवांस्ड बढ़ा दिया है आवर नॉलेज, हमारे ज्ञान को। तो कहा जा रहा है कि कंटिन्यूड रिसर्च हैज़ सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड आवर नॉलेज, यानी
निरंतर खोज ने हमारे ज्ञान को जो है ना महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा दिया है। रिगार्डिंग संबंध में, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर, द इंट्रैक्शन बिटवीन IgE एंड इन्फ्लामेटरी सेल्स, यानी हमारे शरीर में जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं और IgE के बीच, उन हमारे शरीर के कोशिकाओं और इम्यूनोग्लोबुलिन E के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, जो क्रियाकलाप होता है ना, जो क्रियाकलाप होता है ना, वह क्या है कि वह जो है ना उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है ना, किस चीज़ का? तो एलर्जी का है ना। आगे कहा जा रहा है फॉर इफेक्टिव अस्थमा मेडिकेशन। फॉर इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावकारी, अस्थमा यानी कि आप इसको दमा कह लीजिए, मेडिकेशन होता है इलाज, यानी फॉर इफेक्टिव अस्थमा मेडिकेशन। यदि आप अस्थमा नामक रोग का मेडिकेशन चाहते हैं, प्रभावी इलाज चाहते हैं, अस्थायी रूप से यदि आप अस्थमा रोग का इलाज चाहते हैं, तो वन नीड्स टू लुक बियॉन्ड ऑब्वियस सिम्टम्स। तो हमें जो है ना ऑब्वियस यानी स्पष्ट, सिम्टम्स मतलब होता है लक्षण, तो हमें इसके स्पष्ट लक्षणों से ऊपर उठ करके देखने की ज़रूरत है ना। यदि हम अस्थमा के प्रभावी इलाज चाहते हैं, तो इसके जो ऑब्वियस सिम्टम्स हैं, इसके जो स्पष्ट लक्षण हैं, इससे ऊपर उठ करके देखने की ज़रूरत है। आगे कहा जा रहा है एंटी हेस्टामाइंस, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर एंटी हेस्टामाइंस में प्रोवाइड टेम्पोररी रिलीफ, यानी उदाहरण के तौर पर एंटी हेस्टामाइंस जो है ना में प्रोवाइड टेम्पोररी रिलीफ, यह टेम्पोररी यानी अस्थायी रूप से राहत प्रदान करती है बाय मास्किंग द सिम्टम्स। और यह एंटी हेस्टामाइंस जो है ना, जो दमा नाम का जो रोग होता है ना, उसका जो सिम्टम्स होता है, उसका जो लक्षण होता है, उसको मास्किंग कर देता है, उसको ढक देता है, और ढक करके हमें जो है ना टेम्पररी रिलीफ प्रदान करता है, हमें अस्थायी रूप से राहत प्रदान करता है। बट हैव वर्चुअली नो इफेक्ट ऑन द अंडरलाइंग इन्फ्लामेशन, यानी कि यह जो रोग है, अस्थमा नामक जो रोग है, उसका जो अंडरलाइंग इन्फ्लामेशन है, इसका जो मूल जड़ है, उस पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, यानी यह मूल जड़ पर प्रभाव नहीं डाल पाता है। यह केवल क्या करता है कि उसको मास्किंग कर देता है, उसको ढक देता है, और हमें जो है ना टेम्पोररी रूप से राहत प्रदान करता है, अस्थायी रूप से हमें राहत पहुंचाता है। आवर फार्मास्यूटिकल्स का मतलब आप दवाई समझेंगे, तो आवर फार्मास्यूटिकल्स अदर फार्मास्यूटिकल्स यानी अन्य दवाइयाँ नॉन टू बी इफ़ेक्टिव फॉर सीजनल एलर्जी, यानी सीजनल एलर्जी के लिए प्रभावकारी जानी जाती है। फिर से देखिए, अदर फार्मास्यूटिकल्स नॉन टू बी इफ़ेक्टिव फॉर सीजनल एलर्जी, यानी सीजनल एलर्जी के लिए, मौसमी एलर्जी के लिए अन्य दवाइयाँ जो प्रभावकारी जानी जाती हैं, मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड मतलब होता है दिया जाना चाहिए, तो मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड, उस दवाई को अवश्य ही दिया जाना चाहिए वीक्स बिफोर एक्सपोजर, है ना, इससे पहले कि हम बीमारी के बारे में जान पाए, इससे पहले कि बीमारी खुल करके आए, तो उस बीमारी के खुल के आने के पहले ही हमें जो है ना, उस बीमारी के खुल के आने के पहले ही हमें दवाई दिया जाना चाहिए, यह कहा जा रहा है। यानी कि बीमारी के शुरुआती जो लक्षण है ना, या जो दमा नामक रोग है, इसका जो है ना हम इलाज कर रहे हैं ना, तो जब शुरुआती लक्षण के समय ही इसका इलाज किया जाना चाहिए। आगे हैं The clinical use of inhaled steroids is currently gaining ground due to their anti-inflammatory effects, although over treatment may have serious side effects। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, द क्लिनिकल यूज ऑफ इनहेल्ड स्टेरॉइड्स। इनहेल्ड का मतलब होता है
है ना, इनहेल्ड होता है नाक के द्वारा, जो है ना, नाक मतलब श्वास के द्वारा कोई चीज़ शरीर के अंदर लेना, उसको जो है ना इनहेल्ड कहते हैं। स्टेरॉइड्स एक प्रकार का प्राकृतिक वस्तु होता है जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो कहा जा रहा है कि द क्लिनिकल यूज ऑफ इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, यानी हम नाक के द्वारा जो सांस के रूप में स्टेरॉइड्स लेते हैं ना, वो स्टेरॉइड्स जो लेते हैं इज करेंटली गेनिंग ग्राउंड, उसका जो है ना, जो हम श्वास के द्वारा जो हम स्टेरॉइड्स लेते हैं तो करेंटली गेनिंग ग्राउंड ड्यू टू देयर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स। तो कहा जा रहा है कि इसका जो है ना वर्तमान में अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है ना, या जो हम श्वास के रूप में स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो वर्तमान समय में करेंटली गेनिंग ग्राउंड, यानी अधिक से अधिक लोग जो है ना स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, ड्यू टू देयर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स, है ना, जिससे क्या होता है कि यह शरीर को काफ़ी हद तक राहत प्रदान करता है। तो ऑल दो ओवर ट्रीटमेंट, कहा जा रहा है ऑल दो ओवर ट्रीटमेंट में हैव सीरियस साइड इफेक्ट्स। यहाँ पर लेखक आपको चेताते हुए कह रहे हैं कि यद्यपि इसका जो ओवर ट्रीटमेंट है, इसका जो बहुत ज़्यादा खुराक जो होता है, बहुत ज़्यादा इलाज जो होता है, मे हैव सीरियस साइड इफेक्ट्स, इसका गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है। टू इंश्योर द लोएस्ट इफेक्टिव डोजेज थ्रू आउट द ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट के दौरान, है ना, बीमारी के इलाज के दौरान, टू इंश्योर द लोएस्ट इफेक्टिव डोजेज, यानी न्यूनतम प्रभावी खुराक को सुनिश्चित करने के लिए, है ना, ट्रीटमेंट के दौरान, इलाज के दौरान न्यूनतम प्रभावी खुराक सुनिश्चित करने के लिए द लेबोरेटरी कैन पेरियोडिकली का मतलब होता है समय समय पर, है ना, मॉनिटर, यानी जो लेबोरेटरी है, जो प्रयोगशाला है जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं, द लेबोरेटरी कैन पेरियोडिकली मॉनिटर, यानी समय समय पर जो है ना लेबोरेटरी को जो है मॉनिटर करना चाहिए, है ना, उसका देख रेख करना चाहिए। द अक्यूरेंस इन सीरम ऑफ ECP रिलीज फ्रॉम इन्फ्लामेटरी सेल्स, यानी इन्फ्लामेटरी सेल्स का जो ECP होता है, और ECP जो सीरम को जो रिलीज करता है, उसे जो है ना लेबोरेटरी के द्वारा समय समय पर मॉनिटर किया जाना चाहिए। इयोसिनोफिलिक कैटियोनिक प्रोटीन, यह एक प्रोटीन है बच्चों, यह प्रोटीन का नाम है इयोसिनोफिलिक कैटियोनिक प्रोटीन इज ए प्रोटीन। तो यह क्या है, एक प्रोटीन है जनरेटेड इन सर्टेन वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स में, जो हमारे सफ़ेद लाल रुधिर में जन्म लेते हैं, एक्टिवली इंगेज इन इम्यून डिफेंस सिस्टम। और यह जो है ना हमारा जो इम्यून डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा जो शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसमें यह सक्रिय रूप से शामिल होता है। यूजिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप्ड बाय फेडिया, ECP कैन बी डिटेक्टेड इन बॉडी फ्लूइड्स। तो कहा जा रहा है कि यूजिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना, यानी रोग निदानात्मक परीक्षण, है ना, डेवलप्ड बाय फेडिया कंपनी के द्वारा, है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी रोग निदानात्मक परीक्षण, है ना, किया गया। ECP कैन बी डिटेक्टेड बाय बॉडी फ्लूइड्स, यानी शरीर के तरल पदार्थों में, है ना, ECP का पता लगाया जा सकता है। आगे कहा जा रहा है ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज, यानी एलर्जी के इलाज के बारे में कुछ बताया जा रहा है, इसको देखा जाए क्या कह रहे हैं। There are 3 general approaches to the treatment of allergic disease such as allergic rhinitis, avoidance of allergen, medication to relieve symptoms and allergy shots। तो कहा जा रहा है कि एलर्जी के ट्रीटमेंट के बारे में कि there are 3 general approaches to the treatment of allergy, यानी एलर्जी नामक जो रोग है उस रोग के इलाज के लिए 3 जनरल अप्रोचेज, 3 दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, जिसमें से पहला है अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, यानी जिन चीज़ों से हमें एलर्जी होती है उन चीज़ों से बचा जाए,
है ना, मेडिकेशन टू रिलीव सिम्टम्स, है ना, मेडिकेशन टू रिलीव सिम्टम्स, यानी एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, उसका इलाज कराया जाए। और तीसरा है एलर्जी शॉट्स, सजेशन टू अवॉइड एलर्जन, यानी अलर्जेंस से दूर रहने के सुझाव। वियर अ पॉलन मास्क व्हेन मूविंग द ग्रास और हाउस क्लीनिंग, यानी जब घर की आप साफ़ सफाई कर रहे हैं या घास को काट रहे हैं, उस समय हमें जिन लोगों को एलर्जी है उन्हें पॉलन मास्क यानी मास्क पहनना चाहिए। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, ये सभी एलर्जी से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। आगे है स्टे इंडोर्स इन द मॉर्निंग व्हेन द पॉलन काउंट इज एट इट्स हाईएस्ट एंड ऑन विंडी डेज, यानी जब विंडी डेज यानी जब अधिक से अधिक हवाएं बाहर चल रही हो, तो जिन लोगों को एलर्जी है ना, उन लोगों को इंडोर्स यानी सुबह में इंडोर्स होना चाहिए, सुबह में घर के अंदर रहना चाहिए। रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेवल्स फॉर पीपल विथ फूड एलर्जी, यानी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें फूड से भी एलर्जी है, तो जिन जिन लोगों को फूड से एलर्जी है उन्हें खाने वाले पदार्थों को खरीदते समय उसका जो लेबल होता है, फूड का जो लेबल होता है, उस लेबल को हमें ठीक से रीड करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए, यानी ठीक से हमें पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। कीप विंडोज़ एंड डोर्स क्लोज ड्यूरिंग हेवी पॉलिनेशन सीजन, यानी जब पॉलिनेशन का सीज़न होता है, जब फूल में अधिक से अधिक पराग बनते हैं और हवा में क्या होते हैं, उड़ते हैं, उस दरमियान जो है ना, कीप विंडोज़ एंड डोर्स क्लोज्ड, यानी हमें घर की खिड़कियों को और दरवाज़ों को बंद रखना चाहिए। आगे है रीड द होम ऑफ इंडोर प्लांट्स, रीड मतलब होता है बच्चों छुटकारा पाना, रीड द होम ऑफ इंडोर प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ मिल्ड्यू, मिल्ड्यू मतलब होता है फफूंदी, तो फफूंदी के अन्य स्रोतों से और घर के अंदर जो इस प्रकार के पौधे हैं उससे छुटकारा पाया जाना चाहिए। डोंट अलाउ डंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इन द हाउस, यानी वैसे एनिमल्स जो डंडर प्रोड्यूसिंग है, यानी डंडर मतलब रुआं होता है, जो रोएदार जानवर हैं उन्हें हमें घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए। आगे है चेंज फेदर पिल्लोज, जो फेदर पिल्लोज है, पंख वाले जो तकिए हैं, वह तकिया को चेंज कर देना चाहिए। उलेन ब्लैंकेट्स यानी जो ऊनी ब्लैंकेट है उसको बदला जाना चाहिए। एंड क्लॉथिंग टू कॉटन और सिंथेटिक मटेरियल्स, यानी कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कॉटन या सिंथेटिक कपड़ा पहनना चाहिए। किनको, जिन लोगों को एलर्जी है। इनक्लोज मैट्रेस बॉक्स स्प्रिंग्स एंड पिल्लोज इन प्लास्टिक बैरियर क्लॉथ, है ना, जो मैट्रेस है, जो गद्दा है, जो बॉक्स स्प्रिंग्स है, पिल्लोज है, जो तकिया है, जो गद्दा है, जो सोफ़ा है, जो भी है, इन सारे चीज़ों को बांध करके रखा जाना चाहिए। वाश शीट्स, जो चादर है, मैट्रेस, जो क्या कहते हैं, जो गद्दा है, जो मैट्रेस पैड है, एंड ब्लैंकेट्स, और जो चादर है, जो कंबल है, वीकली इन हॉट वाटर, उसे सप्ताह में एक बार है ना गर्म पानी से धोना चाहिए। और गर्म पानी जो है ना एट लीस्ट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कम से कम 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी को गर्म करके उस पानी में हमें कंबल को है ना और चादर को क्या धोया जाना चाहिए। रिमूव कारपेट्स एंड अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर, यानी जो घर के अंदर जो कारपेट है, जो दड़ियाँ हैं, उसको भी रिमूव किया जाना चाहिए। यूज अकारिसाइड, ये क्या है, एक केमिकल है, एक केमिकल दैट किल्स हाउट डस्ट माइट्स, यानी घर के अंदर जो घुन है, जो कीड़े मकोड़े हैं, उसको जो है ना, या असारीसाइड जो केमिकल है उसको यह मार देता है, तो हमें असारीसाइड्स नामक केमिकल का घर में यूज करना चाहिए। और टैनिक एसिड सॉल्यूशन या अम्लीय घोल, है ना, सॉल्यूशन दैट न्यूट्रलाइजेज द अलर्जन इन माइट ड्रॉपिंग्स, यानी घर के अंदर जो है ना, जो जानवर जो गंदा कर देते हैं उसको साफ करने के लिए टैनिक एसिड सॉल्यूशन, अम्लीय घोल का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आगे है सम मेजर्स फॉर दोज हु कैन अफोर्ड, अब यह उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं, अर्थात
पैसे वाले लोगों के लिए कहा जा रहा है कि यूज़ द एयर कंडीशनर इन द हाउस एंड कार, यानी जब आप कार में हैं या घर में हैं तो आप एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करें। यूज़ एयर फिल्टर्स, आप यूज़ एयर फिल्टर का इस्तेमाल करें। यूज़ अ डीह्यूमिडिफायर, यदि आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो डीह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल करें। ये सब पैसे वाले लोगों के लिए है, सभी लोगों के बस का बात नहीं है ना। तो यह कहा जा रहा है, फिर से इसको देख लीजिए, सम मेजर्स फॉर दोज हु कैन अफोर्ड, यानी उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है जो खर्च कर सकते हैं। यूज़ द एयर कंडीशनर इन द हाउस एंड कार, आप कार में और घरों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करें। यूज़ द एयर फिल्टर्स, आप एयर फिल्टर का इस्तेमाल करें। यूज़ अ डीह्यूमिडिफायर, आप यदि आप कर सकते हैं तो डीह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल करें। तो आप यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।